नमस्कार मित्रों, एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के इस 7वें व्याख्यान में मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस व्याख्यान में वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम एक बहुत ही दीर्घ विषय वस्तु है और इतने आसानी से अभिभाषण मात्र से समझना इसको बहुत ही दुरूह कार्य है। फिर भी चूँकि यह एप्टीट्यूड टेस्ट है, अभिरुचि का परीक्षण है, तो अभिरुचि के परीक्षण में वंशानुक्रम से प्रश्न आना जायज़ है और आता भी इसीलिए। क्यों आता है? क्योंकि जैसा कि अभिरुचि शब्द है या अभिक्षमता शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वंशानुक्रम से वंशगत हम में अध्यापक बनने से गुण विद्यमान हैं या नहीं, यह जानने के लिए हमसे इस विषय वस्तु से प्रश्न पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिंदु है वंशानुक्रम और वातावरण। अभिवृत्ति मात्र अभिरुचि जो है, शिक्षण अभिरुचि, यह अभिरुचि यदि वंश परंपरा के अनुसार हमारे परंपरा में यदि अध्यापक बनने के गुणसूत्र विद्यमान होंगे, ऐसा व्यक्ति भविष्य में एक बेहतर अध्यापक अवश्य ही बनता है। इसीलिए आपको पता भी होगा कि बहुत सारी सरकारें जो है अध्यापकों के पुत्र पुत्रियों को अध्यापक बनने के लिए पहले प्रोत्साहन भी दिया करती थी। प्रोत्साहन के रूप में कुछ अंक उनको अधिक दिया जाता था। अब प्रायः यह व्यवस्था बंद हो चुकी है, लेकिन आपने परंपरागत रूप से भी देखा होगा कि अध्यापकों के जो वंशावली है वो ज़्यादातर अध्यापन के क्षेत्र में आ जाती है। तो यह बिंदु जो है वंशानुक्रम और वातावरण, इसीलिए इससे प्रश्न आना सर्वाधिक इसकी संभावना होती है, ज़्यादा प्रश्न आने की, क्योंकि वंशानुक्रम ही अभिक्षमता का आधार होता है। और दूसरा बिंदु है वातावरण। वातावरण परिपोषण से संबंधित है, अर्थात एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है, दिन भर रात भर 24 घंटे का समय बिता रहा है और वो अध्यापक हैं, तो बहुत सारी उनके गुण और बहुत सारी उनके अध्यापन शैली उन छात्रों में स्वतः ही अवतरित हो जाती है, आ जाती है, समन्वित हो जाती है। इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस व्याख्यान में हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं बिंदु। पहला बिंदु है वंशानुक्रम से आशय। मित्रों, वस्तुतः वंशानुक्रम कहते किसे हैं, तो इसके लिए एक समन्वित शब्द मेरी समझ से बेहतर होगा। हमने इसको परिभाषित करने के लिए का प्रयास किया और लिखा कि प्राणी के जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल ही वंशानुक्रम है। अब वैयक्तिक गुण कौन से हैं? वैयक्तिक गुण अर्थात माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले व्यक्ति को जो गुण मिलते हैं वो वैयक्तिक हैं। वैयक्तिक उस व्यक्ति के अलावा वो गुण उसके दूसरे किसी व्यक्ति में नहीं मिल रहा है, दूसरे किसी भाई बहन में भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको वैयक्तिक गुण कह रहा है। तो प्राणी के मात्र का मैंने यहाँ चर्चा, प्राणी मात्र अर्थात चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी, कोई भी जन्मजात रूप से उस व्यक्ति को जो भी वैयक्तिक गुण प्राप्त होते हैं जन्म के साथ ही, उन गुणों का, सभी गुणों का जो योगफल है, समन्वित स्वरूप है, उसको हम वंशानुक्रम कहेंगे। इस वंशानुक्रम की प्रक्रिया में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ दैहिक एवं कुछ मानसिक गुण प्रदान किए जाते हैं। दैहिक गुण अर्थात शारीरिक विशिष्टता, शरीर की का बनावट, ढांचा, आकार प्रकार इत्यादि जो गुण हैं वो दैहिक गुण है। और दूसरे मानसिक गुण, उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, कार्य करने की क्षमता, अवस्थिति, तर्क करने की क्षमता, ये तमाम गुण जो है मानसिक गुण हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने वाले दैहिक एवं मानसिक गुणों का जो योगफल है, यह वैयक्तिक रूप से एक ही व्यक्ति को मिला है। यहाँ वैयक्तिकता का इसीलिए बार बार प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ रहकर भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा एक ही माता पिता के अगर 2 या 4 संतान हैं तो वो सभी का कार्य व्यवहार एक जैसा नहीं होता है।
सभी देखने में भी कई बार एक जैसे नहीं होते हैं। आकार प्रकार भी सबका एक जैसा नहीं होता है। और कार्यशैली और मानसिक योग्यता तो प्रायः विभेद को जन्म देती। प्रायः दोनों में अंतर होगा ही। दो बच्चे हैं तो दोनों दो तरह के हो सकते हैं, चार दो हैं तो चार तरह के हो सकते। इसीलिए यहाँ वैयक्तिक गुणों का योगफल है। और लिखा कि प्राणी शास्त्रीय, आगे लिखने में प्राणी शास्त्रीय विरासत को ही इस प्राणी शास्त्रीय अर्थात प्राणी शास्त्र में जिस विरासत की चर्चा की गई है, विरासत अर्थात बायोलॉजिकल हेरिटेज, जीव विज्ञान जो है इसको प्राणी शास्त्रीय विरासत नाम देता है, प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजिकल हेरिटेज नाम दिया है। विरासत अर्थात विरासत के रूप में ये गुण अपने माता पिता से उसकी संतति को प्राप्त होते हैं। और इन्हीं गुणों को, जब ये प्राप्त होने वाले गुण हैं जो क्रमशः हस्तांतरित होते हैं, दादा दादी से माता पिता में आए हैं, माता पिता से अग्रिम संतति को, अग्रिम से अग्रिम को फिर स्थानांतरित होंगे। जब ये क्रमबद्धता इनमें आएगी तो इसी क्रम को वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता अथवा आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है मित्रों? एक बात आप अच्छी तरह पहले से आपने पढ़ा भी होगा। आप चाहे पशु का जनन तंत्र के बारे में पढ़े होंगे या मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़े होंगे। 9वीं कक्षा के विज्ञान की पुस्तकों से आरंभ हो जाता है। 9वीं 10वीं कक्षा में आपने मानव जनन तंत्र के विषय में और जनन प्रक्रिया के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो बहुत इसको गहराई से हम नहीं लेकर के एक सामान्य तौर पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन मानव का कैसे प्रारंभ होता है। तो जैसे माता पिता के संयोग से 23 गुण जो है हस्तांतरित होते हैं, ये युग्मक होते हैं, इनको गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इन गुणसूत्रों में जीन्स विद्यमान होते हैं और युग्मक ये फिर माता पिता से अगली संतति को हस्तांतरित होते हैं संयोग की अवस्था में। उस समय इन 23 जो गुणसूत्र मिल रहे हैं, इन गुणसूत्रों में ही पितरेक अर्थात जीन्स विद्यमान होता है और इसी से माता के और पिता के गुणों को उस आने वाली अगली संतति तक पहुंचाया जाता है, उन तक ये पहुंच जाता है और इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों में, मनोवैज्ञानिकों में और शरीर वैज्ञानिकों में जो जीवशास्त्री हैं उनमें मतभेद है। कुछ लोग जो है वंशानुक्रम को ज़्यादा उत्तरदायी मानते हैं और ज़्यादा सबल पक्ष वंशानुक्रम का मानते हैं, तो अगले कुछ वातावरण का पक्ष सबल मानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वास्तव में सबल है कौन, वंशानुक्रम या वातावरण, अर्थात प्रभाव किसका अधिक होता है, वंशानुक्रम का होता है या वातावरण का। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक खेत में एक गोभी का बीज और एक टमाटर का बीज लगाते हैं और खेत में मिट्टी एक जैसी है, परिपोषण देने वाले जो भी हम खाद, बीज, पानी इत्यादि वहाँ आरोपित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उन सभी का गुणधर्म समान है। फिर भी गोभी के बीज से हमेशा गोभी का पौधा जन्म लेगा और टमाटर के बीज से हमेशा टमाटर का पौधा जन्म लेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम ही व्यक्ति का आधार है और सबसे प्रबल है, न कि वातावरण, क्योंकि वातावरण तो दोनों को एक जैसा मिल रहा है। फिर भी जन्म की क्रियाएं, जन्म बीज में जो ताकत है उसी के आधार पर हो रही है, अर्थात बीज जिस चीज का है उसी पौधे का जन्म हो रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में वातावरण का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रबलता तो बीज की हो गई। तो कहते हैं कि नहीं, वातावरण का महत्व है। अग्रिम परिस्थिति में परिपोषण जैसा प्राप्त होगा वातावरण के द्वारा, वैसा ही गुण विकसित होंगे, अर्थात आधार तो विद्यमान रहेगा, पौधा तो जन्म ले लिया, लेकिन आगे परिपोषण जैसा होगा उसका, वैसा ही आगे की प्रक्रिया होगी। इसीलिए कई जो है मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अलग से इसको सोशियल हेरिडिटी के नाम से कहते हैं कि ये सामाजिक विरासत है। जैसे बायोलॉजिकल हेरिटेज हो गया,
प्राणी शास्त्रीय विरासत, वैसे ही सोशल हेरिटेज, जिसको सामाजिक विरासत कह दिया। और जिस समाज की जो परंपरा है उसी समाज के में वो उसी वातावरण में वैसे ही गुण व्यक्ति को मिलते हैं। इसीलिए सामाजिक गुण अलग हो गया और वंशानुक्रम से मिलने वाला गुण अलग हो गया। इन दोनों का परस्पर तुलना करना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि एक का पक्ष दूसरा है, एक का पक्ष है क्या, बीज से पौधे का जन्म हो रहा है, इसलिए बीज में जो शक्ति निहित है उसी शक्ति के अनुरूप पौधे का जन्म होगा। दूसरा पक्ष है वातावरण। वातावरण जिस जैसा रहेगा उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आएगा। अगर पौधों की सिंचाई न की जाए, खाद बीज समय से न दिया जाए, संरक्षण न किया जाए, तो उनका स्वरूप में बदलाव दिखाई देगा। जबकि जब जन्म हुआ था उस समय दोनों पौधे स्वस्थ रूप से जन्म लिए थे। इसलिए वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का ही महत्व है, दोनों का ही अपना अपना पृथक स्थान है। और वातावरण वंशानुक्रम, इन दोनों में ही प्रथमतया लिया जा रहा है। वंशानुक्रम क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जन्म का आधार होता है। गुणसूत्रों से व्यक्ति को प्राप्त होने वाली अपनी वंशावली, वंशक्रम को ही वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि अलग अलग जीवशास्त्रियों ने वंशानुक्रम के ऊपर अलग अलग प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकाल करके यह बताया कि वंशानुक्रम अर्थात वंशानुक्रम में जो गुणसूत्रों का हस्तांतरण होता है वो कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इन चीज़ों के बारे में। इसको पहला सिद्धांत है बीजकोश का सिद्धांत। बीजमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बीजमैन ने यह दिया था। बीजकोश के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बीजकोश की एक परंपरा होती है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होती है। नष्ट नहीं होने के कारण हमेशा यह अनवरत रूप से, मूल रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, चलती रहती है। इन्होंने, बीजमैन ने क्या किया, चूहों पर प्रयोग किया था। और जब चूहे जन्म लेते थे तो चूहों के ये पूंछ काट देते थे। कुछ दिन में वो चूहे बड़े होते थे, बड़े होकर के फिर उनकी संतति होती थी। जब वो संतति होती थी तो फिर उनके भी पूंछ होते थे, फिर अग्रिम उनके भी पूंछ काट दिए थे। ऐसे कई पीढ़ियों तक उन्होंने चूहों पर यह प्रयोग किया और यह देखा कि कई मतलब बेपूंछ वाले चूहों के भी जो संतति हो रही है उनके भी पूंछ हो रहे हैं। इस आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत रहता है वंशानुक्रम में। अर्थात वंशानुक्रम में जो गुण प्रथमतया हम में विद्यमान है उसी गुणों का हस्तांतरण अग्रिम पीढ़ी में, अग्रिम पीढ़ी में, अग्रिम पीढ़ी में होता रहता है। इसका यह कभी मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीने लगा तो शराब पीने से वो शराबी हो गया तो उसकी अगली संतति भी शराबी होगी, क्योंकि शराब पीना बाह्य जगत का, वातावरण का प्रभाव है। उसमें बीज रूप में अपने माता पिता से, शराब पीने वाले व्यक्ति में, शराबी में अपने माता पिता से बीज रूप में जो गुणसूत्र प्राप्त हुए थे उन्हीं गुणसूत्रों का हस्तांतरण वो अग्रिम पीढ़ी में करेगा, अर्थात उसकी संतति में उन गुणसूत्रों का वो आधान करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जो पीढ़ी होगी आने वाली वो भी शराबी हो, शराब पीने वाली हो। बीजकोश के सिद्धांत के संदर्भ में एक चर्चा हम और यहाँ करना चाहेंगे, यमज की चर्चा करेंगे। यमज, समयमज और बंधु यमज, दो प्रकार के यमज होते हैं, ट्विन जिनको कहते हैं। अर्थात जब भी निषेचन की क्रिया होती है मानव की तो उस समय ये जो गुणसूत्रों में से अलग अलग वाई और एक्स कैटेगरी आपको पता ही होगा। एक्स जो होते हैं महिला के होते हैं, एक्स और वाई पुरुष के होते हैं। और ये जा करके जिसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं वैसी संतति होगी। अगर एक्स जा करके एक्स के साथ मिलेगा तो लड़की होगी और वाई जा करके एक्स के साथ मिलता है वो फिर लड़के का जन्म होगा। और इस क्रम में कई बार एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु जाकर के निषेचित करता है अंडाणु को, लेकिन कई बार यह अंडाणु विभक्त हो जाता है। विभक्त होने पे एक के बजाय दो भ्रूण वहाँ पर दो भ्रूण जो है पलना शुरू कर देते हैं और आगे चल करके वो दोनों ट्विन के रूप में विख्यात होते हैं। तो बीजकोश के सिद्धांतों के आधार पर ही एक ही गुणसूत्र उन दोनों में पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो।
गुणसूत्र अर्थात दोनों का कार्य व्यवहार। इसीलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्रायः देखने में भी एक जैसे होते हैं। थोड़े बहुत अंतर होगा, कई बार यह अंतर नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि बीजकोश का निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो मूल गुण थे वह क्रमशः अग्रिम अग्रिम पीढ़ी में हस्तांतरित होते जा रहे हैं। दूसरा सिद्धांत है, सर फ्रांसिस गाल्टन थे, इनका बायोमेट्री सिद्धांत है। बायोमेट्री सिद्धांत ये बायोलॉजी के आधार पर प्रतिपादित किए और यह कहे कि आने वाली पीढ़ी में माता पिता के जो है वो आधे आधे गुण 1/4 एक चौथाई गुण मिलते हैं माता पिता के, और बाकी जो गुण होते हैं उनके फिर आने वाली जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके फिर 1/8 हिस्सा मिलता है। फिर उनके जो माता पिता थे उनके क्रमशः इन्होंने एक क्रम बताया, अर्थात माता पिता के आधे आधे गुण, दादा दादी नाना नानी के एक चौथाई गुण, फिर उनसे पहले उनके जो माता पिता थे, दादा दादी के माता पिता, फिर नाना नानी के माता पिता, उनके 1/8 गुण। ऐसे इन्होंने क्रम बताया कि ये पूरी परंपरागत रूप से गुणसूत्रों का हस्तांतरण हम में होता है। इसीलिए कई बार हमारे जो कार्य व्यवहार होते हैं हम देखते हैं कि बच्चे जो है माता पिता के तरह नहीं दिख करके या क्रिया न करके अपनी पिछली पीढ़ी के तरह भी कार्य व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने स्पष्ट किया फ्रांसिस गाल्टन ने, और इनके सिद्धांत का नाम है बायोमेट्री सिद्धांत। इसको भी आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। और अगला तीसरा जो है मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत है। मेंडल के मटर के दानों का प्रयोग ये हमने बचपन में बहुत पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। मटर के दानों पर इन्होंने प्रयोग किया, 2 तरह के मटर के दानों को लिया। एक जो है वो लघु प्रजाति के थे, दूसरे जो है दीर्घ प्रजाति के थे। इन दोनों को मिश्रित करके ये बोते थे। आगे बौनी प्रजाति वाले और कुछ लंबी प्रजाति वाले दोनों किस्म के मटर हुए। फिर धीरे 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 ऐसी स्थिति आ गई कि लंबी प्रजाति वाले मटर ही इनके जो गार्डन में होते थे और बौनी प्रजाति वाले धीरे धीरे दब गए। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो गुणसूत्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं उनका जो है संरक्षण प्रकृति करती है, और जो कमज़ोर होते हैं उनको प्रकृति स्वतः ही धीरे 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 नष्ट कर देती है। यही कारण है कि माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो कई बार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी मूर्ख हो जाते हैं या उनके स्वभाव के विपरीत प्रतिक्रिया करने वाले हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, प्रतिक्रिया करते भी हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उन माता पिता का संयोग हुआ था उस समय उन पर जो परिस्थिति हावी थी उसी के अनुरूप गुणसूत्रों का आधान हुआ अग्रिम संतति में। इसीलिए कई बार हो सकता है कि 2 बच्चे हों तो दोनों में एक प्रतिभाशाली हो सकता है और दूसरा जो है पिछड़ा हो सकता है। कारण क्या है? तात्कालिक परिस्थिति का प्रभाव। मेंडल ने यह बताया कि दोनों की प्रकृति ठीक थी, बौनी प्रजाति वाली के भी, लंबी प्रजाति, लेकिन बौनी प्रजाति वाली धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और उसके जगह इसने अपना जगह बना लिया लंबी प्रजाति वाली। अर्थात जो मजबूत था उसका अस्तित्व रह गया, जो कमजोर था पहले से धीरे धीरे वो कम होता गया। यही कारण है कि व्यक्ति में भी वंशानुक्रम का जब हस्तांतरण होता है तो एक ही माता पिता के संतति अलग अलग स्वरूप में दिखाई दे देते हैं। चौथा सिद्धांत है यहाँ डार्विन का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत इसे कहते हैं। डार्विन का विकासवाद आप सभी हम सभी जानते ही हैं। ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, मानव संघर्ष करता है, धीरे धीरे उसके कुछ गुणसूत्र विलुप्त हो जाते हैं और कुछ नई स्थितियाँ मिल जाती हैं। पता ही है आपको, इन्होंने यह माना है कि बंदरों से मानव का जन्म हुआ, मानव धीरे धीरे कार्य करता रहा और आवश्यकता अनुसार उसकी पूंछ जो है घिस गई और वो 2 पैर पे खड़ा होकर के चलने लगा और कुछ नए गुण जो है बंदरों से विकसित होकर के मिल गए जो मानव के रूप में मिलते हैं। इनका विकासवादी सिद्धांत है। अगला लेमार्क है। लेमार्क का भी सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इनका भी कहना था मुख्यतः कि व्यक्ति जो है वो जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार उसके गुणसूत्रों में कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है। लेमार्क का कहना है कि जैसे जिराफ है, जिराफ की गर्दन जो है पहले छोटी हुआ करती थी, बाद में उसको अपना चारा खाने के लिए दूर तक गर्दन को खींचना पड़ा और खींचते धीरे धीरे जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी हो गई।
तो इन दोनों लोगों का यह विकासवादी सिद्धांत है। मित्रों, आपको बेशक मैं स्पष्टतः यह कह पाऊंगा कि इनका सामान्य हमने नाम भी जाना है और सामान्य परिचय जाना है। बेहतर होगा आप 9वीं 10वीं की किताबों में एक बार इसको पढ़ करके अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, या फिर आप में से अगर रुचि होगी या अलग से समझना होगा तो बेहिचक आप इसमें लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आगे इन सिद्धांतों पर हमें समय मिलेगा तो अलग से चर्चा कर लेंगे एक एक सिद्धांतों पर। इन सिद्धांतों के जो निष्कर्ष हैं उन पर आधारित प्रश्न आना स्वाभाविक है, प्रश्न आते हैं। कारण क्या है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत के आधार पर ही यह सिद्ध होता है कि हम में भी अध्यापकत्व के गुण निहित हैं या नहीं। इसलिए इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। 9वीं 10वीं की किताब में भी एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। मित्रों, अगला बिंदु है वातावरण। तो वातावरण से आशय क्या है आखिर? वातावरण और पर्यावरण ये दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि जन्म के उपरांत प्राणी मात्र को परिपोषित करने वाले बाह्य जगत के सभी कारक वातावरण में समाहित हो जाते हैं। तो बाह्य जगत के सभी कारक, अब एक चीज आप स्पष्ट रखिए कि व्यक्ति को परिपोषित करने में दो मुख्य कारक हैं, एक तो आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक को वंशानुक्रम कहते हैं और बाह्य कारक को वातावरण कहते हैं। आंतरिक कारक में बीज से पौधे का जन्म लेना, बीज जैसा है जिसका है वैसा पौधा, उसी का पौधा जन्म लेगा। उदाहरण के लिए गोभी का बीज है तो गोभी का पौधा जन्म लेगा, गोभी के बीज से नीम का पौधा जन्म नहीं लेगा। दूसरा आ गया वातावरण, यह बाह्य कारक है, उस पौधे को जीवित रखने में और तदनुकूल गुण प्रदान करने में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण जैसा रहेगा पौधे में वैसे ही गुण विकसित होंगे, यानी उसका मूल आधार जो है वो जन्म मात्र से मानसिक और शारीरिक जो उसके गुण हैं। पौधा गोभी का पौधा है तो गोभी का पौधा काला जन्म नहीं लेगा, हरा रहेगा, वह उसका एक जो है सैद्धांतिक गुण है वो उसमें रहेगा। दूसरा, गोभी का बीज था तो गोभी पैदा हुआ, यह उसका जो है आंतरिक गुण है और ये रहेगा। बाह्य गुण क्या है? उसको परिपोषित करने वाला वातावरण। जो भी बाहर से चीज़ें हम डाल रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी, खाद, बीज, इन चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल हाइब्रिड बीज और पौधे तैयार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मूल था उस मूल को संक्रमित करके एक नए स्वरूप को जन्म दिया जा रहा है, नए वातावरण में उसको परिपोषित किया जा रहा है। और बीज में भी अब इस तरह की परिस्थिति आ गई है कि उसको भी हाइब्रिड बनाया जा रहा है, परिस्थिति के अनुसार बदला जा रहा है। ये बाह्य कारक है, उसके मूल स्वरूप को वो नष्ट करके बन रहा है। आप देखिएगा कि मूल स्वरूप जो है हाइब्रिड वाले कभी भी नहीं देख सकते हैं, न देखने में न कार्यशैली में, सब चीज़ में उनमें अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य जगत के कारक हैं, आंतरिक कारक नहीं है। तो आंतरिक कारक को वंशानुक्रम कहते हैं और बाह्य कारक को वातावरण कहते हैं। इस वातावरण को मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक वंशानुक्रम भी कहा है, ये सोशियल हेरिडिटी कहा है। सामाजिक वंशानुक्रम से तात्पर्य है एक तो व्यक्ति का वंशानुक्रम जो है उसका बायोलॉजिकल हेरिडिटी जो उसके वंशानुक्रम से गुणसूत्रों के आधार पर मिला था, इस बायोलॉजिकल हेरिडिटी को ही वंशानुक्रम कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं। दूसरा जो है सोशियल हेरिडिटी, सामाजिक वंशानुक्रम, ये बाह्य जगत का है और इसी को वातावरण कहते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। इन दोनों का आपस में तुलना करना व्यर्थ है, तुलना करना ही नहीं चाहिए। और दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावशाली है यह भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक जो है मूल स्वरूप में बीज से पौधे को जन्म दे रहा है, उसके सभी गुण उसमें विद्यमान है जन्म तक। दूसरा जो है वो बाहरी तत्व है, वो हस्तक्षेप करके उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसकी कार्य पद्धति में परिवर्तन कर सकता है, स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है और बाकी उसके गुणों में बदलाव कर सकता है। पूर्णतः बदल नहीं सकता है लेकिन कुछ हद तक बदल करके स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकता है।
तो यह दो कारक हो गया व्यक्ति को या प्राणी मात्र को चलाने के लिए, एक आंतरिक कारक, इसको वंशानुक्रम कहते हैं, एक बाह्य कारक जिसको वातावरण कहते हैं। तो इस वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों से प्रश्नों का ज़्यादा संबंध है। और वस्तुतः ये शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि शब्द जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ मानव मात्र से प्रश्न करना है तो उसके वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित प्रश्न होंगे ही। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद सभी को। यह व्याख्यान यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। वस्तुतः ये बिंदु बहुत ही विस्तृत हैं, समय हमारे पास कम है, इसीलिए अत्यंत संक्षेप में इसको यहाँ पर हम आपके साथ इसका परिचय कराने का प्रयास किए। अगर आपको संदेह हो रहा है या किसी बिंदु पर और आप अधिक परिचर्चा करना चाह रहे हैं तो आप निश्चय ही लिख सकते हैं, कमेंट में लिखिए। लिखने के बाद ज़रूरत होगी तो हम अगले व्याख्यान में उसको सहसंबंधित करके परिचर्चा कर लेंगे, या अगर ज़्यादा आवश्यकता हुई तो अलग से एक इसके लिए व्याख्यान फिर से रख लेंगे। और इसी के साथ अब अगले 8वें व्याख्यान में हम अब मानव की अभिवृद्धि और विकास से संदर्भित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्रमशः यह श्रृंखला चल रही है, क्रमशः हम इस पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, अभिक्षमता वाले पाठ्यक्रम को। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।